ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ के राजा और रानी को किसी दुष्ट ने धोखे से जहर दे दिया। इस जहर का इलाज केवल एक रहस्यमयी द्वीप पर मिल सकता है जहाँ जीवन का जल नामक एक जादुई पानी है, पर इस पानी की रक्षा एक खतरनाक राक्षस करता है। चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी आवाज से होती है जो हमें बताती है कि दुनिया के आखिरी छोर पर सूर्य मौर्य नाम का एक महल है जो पूरी तरह सोने से बना है। इस महल के नीचे एक जादुई ग्लेशियर है जिसकी बूंदें एक टप में गिरती हैं। ये पानी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है, इसीलिए इसे जीवन का जल कहा जाता है। कई लोग इस पानी को पाने की कोशिश में उस महल को ढूंढने गए, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। अब हम एस्पेन और उसके भाइयों से मिलते हैं जो जंगल में लकड़हारे का काम करते हैं। उनके साथ एक छोटा लड़का भी है जो गलती से पेड़ को गलत दिशा में गिरा देता है, जिससे उनका मालिक बाल बाल बचता है। गुस्से में आकर मालिक उस लड़के को नौकरी से निकाल देता है। एस्पेन और उसके भाई उस लड़के का पक्ष लेते हैं, जिससे मालिक गुस्से में उन्हें भी नौकरी से निकाल देता है। घर लौटकर वे अपने पिता को ये बात बताते हैं। पिताजी उन्हें समझाते हैं कि नौकरी छोड़ना गलत था। तभी वहाँ एक शाही सवारी आती है। एक शाही नौकर उन्हें बताता है कि आज राजकुमारी का 19वां जन्मदिन है और उन्होंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया है। तीनों भाई खुश होकर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में लोग उनके साधारण कपड़ों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। एस्पेन राजकुमारी को जन्मदिन की बधाई देने जाता है। उसका छोटा भाई पोल खाने की मेज पर जाता है जहां एक लड़की उसे पसंद कर लेती है और डांस के लिए कहती है। सीधा साधा पोल घबराकर वहां से भाग जाता है। एस्पेन के भाई के कपड़े देखकर लोग उसे वेटर समझ लेते हैं। एक आदमी उसे अपना कोट पकड़ा देता है। तभी एक असली वेटर आता है और एस्पेन के भाई को राजा और रानी को पेय पदार्थ परोसने के लिए कहता है। एस्पेन राजकुमारी क्रिस्टीन को बधाई देता है और उसे एक उपहार देने जाता है, पर वहां रखे महंगे उपहारों को देखकर शर्मिंदा होकर अपना उपहार वापस जेब में रख लेता है। राजा पेय पदार्थ पीकर अपनी स्पीच शुरू करता है, पर अचानक बेहोश हो जाता है। रानी भी बेहोश हो जाती है। दरअसल एस्पेन के भाई द्वारा परोसे गए पेय में जहर था। राज्य का मंत्री राजकुमारी को बताता है कि ये पेय एस्पेन के भाई ने दिया था। क्रोधित राजकुमारी एस्पेन के भाइयों को कैद करने का आदेश दे देती है। एस्पेन अपने भाइयों को निर्दोष बताता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। रात में शाही वैद्य राजकुमारी को बताता है कि उसके माता पिता को जहर दिया गया है और वे कोमा में चले गए हैं। अब शायद ही वे कभी जाग पाएं। एस्पेन राजकुमारी से मिलता है और सूर्य मौर्य के बारे में बताता है जहां जीवन का जल मिलता है। शाही वैद्य इसे एक अफवाह बताता है, पर एस्पेन उसे यकीन दिलाता है कि जीवन का जल सच है और इससे राजा रानी को बचाया जा सकता है। राजकुमारी एस्पेन के साथ उस पानी को लाने निकल पड़ती है। जिस वेटर ने एस्पेन के भाई को पेय पदार्थ परोसने को कहा था, वो एक बार में कुछ लोगों से मिलता है और उन्हें बताता है कि राजा रानी कोमा में हैं, पर राजकुमारी जीवन का जल लाने जा रही है। दरअसल ये लोग राजा रानी को मारकर राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। वे राजकुमारी का पीछा करने का फैसला करते हैं। तभी उनमें से एक उस वेटर को भी जहर देकर मार देता है। एस्पेन और राजकुमारी जंगल में भटकते हैं। उन्हें सूर्य मौर्य का रास्ता नहीं मालूम। तभी एक गिलहरी उन्हें एक चुड़ैल के घर ले जाती है। चुड़ैल की नाक एक मेज में फंसी होती है। एस्पेन उसकी मदद करता है और सूर्य मौर्य के बारे में पूछता है। चुड़ैल बताती है कि सूर्य मौर्य से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा लौटा है जो दूर पहाड़ों में एक गुफा के पीछे रहता है। वही उन्हें रास्ता बता सकता है, पर उस गुफा के पास एक राक्षस है जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसकी बातों में नहीं आना है। चुड़ैल एस्पेन को उड़ने वाले जादुई जूते देती है। एस्पेन और राजकुमारी गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। इधर एस्पेन के भाई पोल से वही लड़की मिलने आती है और उसके लिए एक केक लाती है। पोल के भाई को केक में एक कंघी और एक चम्मच मिलता है। वो चम्मच अपने पास रख लेता है। राजकुमारी और एस्पेन एक भयानक आवाज सुनते हैं। डरकर राजकुमारी के सैनिक भाग जाते हैं, पर क्रिस्टीन और एस्पेन आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वे आराम करने रुकते हैं। क्रिस्टीन सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। एस्पेन अपने कानों में घास डाल लेता है। तभी वहाँ वायलिन की धुन बजने लगती है। इस धुन से क्रिस्टीन उस तरफ खींची चली जाती है। एस्पेन भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि एक राक्षस वायलिन बजा रहा है। एस्पेन क्रिस्टीन को होश में लाता है। वे उसी गुफा के पास पहुंच चुके थे जिसके बारे में चुड़ैल ने बताया था। राक्षस उन्हें आगे जाने से रोकता है और कहता है कि अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो एस्पेन को वायलिन बजाने की प्रतियोगिता में उसे हराना होगा। हारने पर वह दोनों को मार डालेगा। एस्पेन चुनौती स्वीकार कर लेता है। राक्षस पहले वायलिन बजाता है, जिसकी धुन सुनकर क्रिस्टीन फिर से बेहोश हो जाती है। अब एस्पेन की बारी है। वो बहुत ही बेसुरा वायलिन बजाता है, जिससे राक्षस अपने कान बंद कर लेता है। तभी एस्पेन जोर से वायलिन राक्षस के सिर पर मारता है और क्रिस्टीन को लेकर गुफा से बाहर भाग जाता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक शीशी मिलती है जिसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। क्रिस्टीन बताती है कि इससे बेहोश व्यक्ति को होश में लाया जा सकता है। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा होता है। एस्पेन उससे पूछता है कि क्या वह सूर्य मौर्य से जिंदा लौटने वाला व्यक्ति है। वो आदमी उन्हें घर के अंदर भेज देता है।
अंदर एक और बूढ़ा आदमी मिलता है। एस्पिन उससे भी वही सवाल पूछता है, पर वो भी उन्हें अंदर भेज देता है। ऐसा कई बार होता है। हर बार उन्हें एक और बूढ़ा आदमी मिलता है, पर उसका आकार पिछले वाले से छोटा होता जाता है। आखिर में उन्हें एक बहुत ही छोटा और बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बताता है कि उसने जीवन का जल पिया था, पर अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है और रास्ता भूल गया है। पर उसने सूर्य मौर्य के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। एस्पिन डायरी पढ़ता है। वे दोनों घर से बाहर आते हैं, जहां वही लोग खड़े होते हैं जिन्होंने राजा रानी को जहर दिया था। वे एस्पिन और क्रिस्टीन को बंदी बना लेते हैं। क्रिस्टीन उनसे पूछती है कि वे कौन हैं। उनकी मुखिया बताती है कि उसी ने राजा रानी को जहर दिया था। क्रिस्टीन पूछती है कि उसने ऐसा किसके कहने पर किया। मुखिया बताती है कि ये काम राज्य के वफादार मंत्री ने करवाया था। मुखिया अपने आदमियों को एस्पिन और क्रिस्टीन को मारने का आदेश देती है। तभी क्रिस्टीन चालाकी से एक चाकू अपनी आस्तीन में छिपा लेती है। मुखिया के आदमी उन्हें बाहर ले जाते हैं। वे आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन उन्हें मारेगा। इसी बीच क्रिस्टीन चाकू से रस्सियां काट देती है। वे दोनों भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर वे लोग उन्हें घेर लेते हैं। क्रिस्टीन जादुई वायलिन बजाती है। इसकी धुन सुनकर वे सब बेहोश होकर नाचने लगते हैं। एस्पिन और क्रिस्टीन वहां से भाग जाते हैं। उधर एस्पिन के भाइयों के पास वो मंत्री आता है। वो उन्हें बताता है कि राजा रानी को जहर देने वाला वही है। पोल के भाई को गुस्सा आता है। मंत्री चला जाता है। रात में पोल और उसका भाई चम्मच की मदद से जेल का ताला खोलकर भागने लगते हैं। भागते भागते वे गलती से मंत्री के कमरे में पहुंच जाते हैं। मंत्री कहता है कि वो यही चाहता था। उनके भागने से ये साबित हो जाएगा कि राजा रानी को जहर उन्होंने ही दिया था। अगले दिन उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। सैनिक उन्हें फिर से पकड़ ले जाते हैं। एस्पिन और क्रिस्टीन एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक नाविक मिलता है। एस्पिन उससे सूर्य मौर्य जाने के लिए कहता है। नाविक डर जाता है और उन्हें वहां जाने से मना करता है। क्रिस्टीन उसे कुछ सोने के सिक्के देती है। नाविक उन्हें द्वीप का नक्शा देता है और अपनी नाव दे देता है। एस्पिन और क्रिस्टीन नाव से यात्रा करते हैं। कुछ घंटों बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कोहरा होता है। वे पानी में कई लाशें देखते हैं। तभी एक विशाल जल प्राणी उन पर हमला कर देता है। एस्पिन को होश आता है तो वो खुद को द्वीप के किनारे पाता है। क्रिस्टीन वहां नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है। क्रिस्टीन को ढूंढते हुए वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जहां से उसे सूर्य मौर्य दिखाई देता है। वो महल के अंदर जाता है। वहां उसे महल के राजा का कंकाल दिखाई देता है। कंकाल के पास एक कटोरा रखा है। एस्पिन उसे उठा लेता है। वो एक गुप्त रास्ता देखता है जो महल के नीचे जाता है। एस्पिन उस रास्ते से नीचे जाता है। वहां भी कई कंकाल पड़े हैं। अचानक एक रोशनी जलती है जिससे जहरीली गैस निकलने लगती है। एस्पिन शीशी वाला तरल पदार्थ पी लेता है, जिससे वो बच जाता है। वो एक कमरा खोलता है जहां जीवन का जल रखा है। तभी वहां वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने क्रिस्टीन को बंदी बनाया था। एस्पिन क्रिस्टीन को देखकर खुश होता है। मुखिया जीवन का जल पीने के लिए दौड़ती है, पर एस्पिन उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों में लड़ाई होती है। बाकी लोग सोना इकट्ठा करने लगते हैं। आखिरकार मुखिया जीवन का जल पी लेती है। वो बहुत सुंदर हो जाती है। तभी वहां का सोना हिलने लगता है और एक 3 सिर वाला राक्षस बाहर आता है जिसकी आंखें नहीं है। मुखिया उस पर हमला करती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। राक्षस उसे मार डालता है। बाकी लोग भागने लगते हैं, पर जहरीली गैस के कारण बेहोश हो जाते हैं। क्रिस्टीन राक्षस से जीवन का जल मांगती है। राक्षस बदले में कुछ मांगता है। एस्पिन उसे राजा के कंकाल के पास रखा कटोरा देता है, जो राक्षस की आंखें निकलती हैं। राक्षस खुश होकर क्रिस्टीन को जीवन का जल ले जाने देता है। एस्पिन और क्रिस्टीन जादुई जूतों से वहां से उड़ जाते हैं। राज्य में पोल और उसके भाई को मौत की सजा दी जाने वाली होती है। तभी एस्पिन वहां पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि मंत्री ही गुनहगार है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। मंत्री एस्पिन को भी मारने लगता है। तभी वहां राजा और रानी आ जाते हैं। क्रिस्टीन ने उन्हें जीवन का जल पिला दिया था। राजा को मंत्री की गद्दारी के बारे में पता चल चुका था। मंत्री राजा से कहता है कि एस्पिन और उसके भाई गुनहगार हैं, पर राजा उसे कैद करने का आदेश देता है। एस्पिन क्रिस्टीन को उपहार देता है। क्रिस्टीन अपने माता पिता को बताती है कि एस्पिन ने ही उन्हें बचाया है और वो एस्पिन से शादी करना चाहती है। इस बार राजा मान जाता है। पोल भी उस नौकरानी से शादी कर लेता है। क्रिस्टीन और एस्पिन खुशी से रहने लगते हैं।